हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेंटूरा क्लासेस। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा ये क्लास आपकी प्री मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। पालाज और डायनेस्टी के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले भी प्री मिडिवल के हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, वो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। देखिएगा पाला डायनेस्टी को पहले एक बार मोटे तौर से समझ लेते हैं क्या था। देखिए आज तक जो भी पाला का जो मेन डायनेस्टी का जो मेन उद्गम था वो था हमारा बंगाल से। ठीक, ये कह सकते हैं कि बंगाल रीजन जो था वो ट्रेड के लिए पहले नहीं जाना जाता था, क्योंकि भारत में ट्रेड का जो मेन ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता था वो चाहे आप हड़प्पा के टाइम से ले या उसके बाद से ले, वो ज़्यादातर आपका सिंध से रिलेटेड होता था। ठीक, और उसके बाद साउथ में जो चोला वोला इन लोगों ने अपनी एक वो बनाई थी। लेकिन जो बंगाल था उसको हम लोग ट्रेड पर्पज से नहीं जानते थे। ये जनरली एक तरह से सबऑर्डिनेट बाउंड्री होती थी किसी बड़े रूरल के अंदर। अब जैसे जो पहले के जो बंगाल मतलब पाला के आने से पहले जो बंगाल डायनेस्टी थी वो एक तरह से कोई डायनेस्टी नहीं थी। वो एक तरह से केवल एक रीजन था। वो रीजन किसके अंदर आता था? वो आता था किंग शशांक के अंदर। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि बंगाल कोई रीजन नहीं हुआ करता था, वो केवल एक बाउंड्री थी जिसको किसी ना किसी राज्य से हम लोग जोड़ देते थे। बंगाल को उभर के आया किसकी वजह से? जब पाला लोगों ने अपना वहां पे राज स्थापित किया। अब बंगाल पूरा कैसे था इसको मैप पे एक बार समझते हैं। ये देखिएगा, ये था पूरा पाला एम्पायर। ये आपका पूरा बंगाल उड़ीसा से लेके नॉर्थ का काफ़ी हिमालय रीजन भी कैप्चर करते हुए ये पूरा इस समय मौजूदा जो नेपाल का कुछ पार्ट है एडजॉइनिंग एरिया, ये सब पूरा आता था पाला डायनेस्टी के अंदर। उस समय पाला डायनेस्टी के कॉम्पिटिटर कौन थे उसको समझते हैं। ये देखिए ये पूरा मैप है। ये था पाला एम्पायर था उस समय। जो मेन ये छोटे मोटे राज को यदि हम हटा दें तो जो मेन इनकी लड़ाई होती थी जिसको हम लोग जानते हैं ट्री पार्टाइट स्ट्रगल से, वो किनके बीच लड़ा गया था? वो लड़ा गया था पाला एम्पायर, प्रतिहार और प्लस राष्ट्रकूटा। तो मेन हम लोग कह सकते हैं तीन लोग थे। हालांकि उस समय हिंदू शाही रूलर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे उस समय कि इन्होंने प्रतिहार को भी हराया था काफ़ी। और ये बाकी जो छोटे मोटे राज्य थे इनको आप देख सकते हैं, जैसे ईस्टर्न चालुक्य हो गया, वेंगिल हो गया, पल्लवा हो गया, चोला, पांड्या, यहाँ से आपके चेहरा, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट रूलर थे इनके समय में। ठीक, तो आइए समझते हैं इसको अच्छे से। देखिएगा एक बार पाला डायनेस्टी क्या थी इसको समझते हैं। In eastern India, after the death of King Shashanka in 637 century, a situation of political consumption prevailed in Bengal and adjoining area. अब देखिए मैंने आपको बताया कि बंगाल कोई भी ऐसा किंगडम नहीं था, मेन ये किसी न किसी राज्य के अंदर आता था। तो उसी समय 637 सेंचुरी में जब किंग शशांक की मृत्यु हुई, तो जो बंगाल जब किंग शशांक के अंदर आता था वहाँ पे एक तरह से क्योस टाइप का माहौल हो गया और कन्फ्यूजन हो गया कि अब इस पूरे राज पे कौन राज करेगा। The region witnessed invasion by Yashovarman of Kannauj, Lalitit of Kashmir and even Chinese army. तो फाइनली अब जब इस राज पे कोई राज करने वाला बचा ही नहीं, तो इसका फायदा आप जो आसपास के राजा थे उन्होंने उठाया, जैसे कि यशोवर्मन ऑफ कन्नौज, ललित ऑफ कश्मीर एंड अ चाइनीज आर्मी भी यहाँ पे एक्सकवेशन करी थे। भास्कर वर्मन द रूलर ऑफ असम कॉन्कर मोस्ट ऑफ बंगाल। और फाइनली जो भास्कर वर्मन थे जो कि असम से जिनकी बाउंड्री थी, उन्होंने ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है वो कैप्चर कर लिया था। वेस्टर्न टेरिटरीज ऑफ बिहार एंड उड़ीसा केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हर्षा। और जो वेस्टर्न टेरिटरीज थी और बिहार और उड़ीसा, मतलब ये देखिए मैप पे समझिएगा, एक सेकेंड। ये देखिए ये पूरा भारत था, यहाँ पे इन लोगों का राज था लगभग। उड़ीसा और यहाँ पे ये नॉर्थ ये लोग छू रहे थे, नेपाल का कुछ एडजॉइनिंग एरिया, यहाँ से असम का ये लोग। तो ये जो हिस्सा था आपका, ये आ गया था किंग हर्षा के अंदर। अराउंड 8th सेंचुरी गोपाला लेड द फाउंडेशन ऑफ पाला डायनेस्टी। और फाइनली 8th सेंचुरी में जो गोपाल नाम के एक राजा थे उन्होंने इस पाला डायनेस्टी की नींव रखी थी। पाला विच मीन्स प्रोटेक्टर इन द एंशियंट लैंग्वेज ऑफ प्राकृत। अब पाला वर्ड का मतलब क्या होता था? तो उनका मतलब होता था प्रोटेक्टर। देखिएगा जो पहले की डायनेस्टी थी, चाहे वो प्रतिहार हो, चाहे वो राष्ट्रकूटा हो, चाहे वो पाला हो, वो जो भी नाम रखती थी उस नाम का कोई ना कोई पहले मतलब होता था। जैसे मैंने अभी आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था प्रतिहार डायनेस्टी, तो प्रतिहार जो नाम था वो होता है डोर कीपर। ठीक, ये रामराज के समय थे, इसके बारे में जो भी स्टोरी वो मैंने अभी वीडियो में बना रखी है। तो पाला का मतलब होता है प्रोटेक्टर। The Pala kingdom included Bengal, Bihar, which include the major cities of Patliputra, Vikrampura, Ramavati, Mongrehar, तमलापति एंड जगाडला। तो अब ये रीजन था जो पूरा बताया गया कि पाला किंगडम के जो रीजन थे वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। द थ्री पार्टाइड स्ट्रगल कंटिन्यूड बिटवीन द पालाज, राष्ट्रकूटाज एंड प्रतिहारा। अब जो मेन मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो मेन थ्री पार्टाइड स्ट्रगल हुआ था वो पालाज, राष्ट्रकूटाज और प्रतिहार के बीच चला था और ये काफ़ी वर्षों तक चलता रहा था। The areas of the Bihar and the modern East UP remained a bone of contention between them.
थ्रू बिहार इन एडिशन टू बंगाल रिमेन मोस्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द पालास फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। अब देखिएगा जो पालास थे वो राष्ट्रकूटा से भी हारे थे और प्रतिहार से भी हारे थे, लेकिन फिर भी जो लड़ाई होती थी वो मेन होती थी इनकी किसकी वजह से, बिहार और ईस्ट ऑफ यूपी की वजह से। हालांकि ये पूरा रीजन ज़्यादातर जो है पालाइस के पास रहा, जबकि वो लोग हारे थे राष्ट्रकूटा और प्रतिहार से, लेकिन तब भी जो मेजॉरिटी टाइम पीरियड था इस पर राज करने का वो किसका था, वो था पाला डायनेस्टी का। ठीक, तो ये था पूरा पाला डायनेस्टी के बारे में। रिलीजन पालास लोग क्या फॉलो करते थे इसको समझते हैं। द पाला किंग वर द फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म, स्पेशली महायाना एंड टेंटिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। अब जो पाला किंग थे वो किसके फॉलोवर थे, वो बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म में भी कई सारी ब्रांचें हैं, ये मैंने अभी आपको अपनी एंशियंट वीडियो में हिस्ट्री में बताया, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो उसकी भी अलग अलग जो ब्रांचें होती हैं बुद्ध की, उन बुद्ध में से ये लोग किसके भक्त थे, वो ये थे महायाना एंड टेंट्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के। They greatly promoted this religion by making monasteries, viharas and temple in eastern India. अब ये इस रिलीजन को इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रमोट भी किया था। कैसे प्रमोट किया था, मोनेस्ट्री और विहारास बना के ईस्टर्न इंडिया में। तो ईस्टर्न इंडिया कौन सा हुआ, जाहिर हुआ आपका बंगाल और उड़ीसा। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी बुद्धिज्म से रिलेटेड मोनेस्ट्रीज और विहार बनाए थे, और यहाँ पे काफ़ी स्कॉलर्स आके रुकते थे उस समय। द पेलिगेसी इज स्टिल रिफ्लेक्टेड इन टिबेटियन बुद्धिज्म। अब ये जो पेलिगेसी है वो आज भी टिबेटियन जो बुद्धिज्म है उसमें कहीं ना कहीं इन्हीं का जो एक जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्ट करता है। रूलर कौन थे पालास के, इसको समझते हैं। सबसे पहले गोपाल, इन्होंने ही राज स्थापित किया था। उसके बाद धर्मपाल, जिन्होंने राज को बढ़ाया। देवपाल, जो राज को अच्छी ऊंचाई पे लेके गए थे। महीपाल का, जब देवपाल के बाद जो थोड़ा बहुत टाइम पीरियड आया था वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड किंग्स का था, तो उसमें लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहे थे। हालांकि जब महीपाल दोबारा आए तो इन्होंने इस राज को बढ़ाया था। और आखिरी जो रूलर थे वो थे हमारे रामपाला। ठीक, तो ये 5 इंपॉर्टेंट रूलर हैं। इससे पहले भी कुछ रूलर थे, लेकिन वो ज़्यादातर किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए, ना ही पूछे जाएंगे। तो आइए इन्हीं के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं गोपाला के बारे में। गोपाला कौन थे? अकॉर्डिंग टू द खालिमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ धर्मपाला, धर्मपाला इन्हीं के आगे वाले जो एक राजा थे वो थे धर्मपाला। और उन्हीं से रिलेटेड एक है खालिमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। देखिएगा जो पहले के राजा थे ना, वो कोई किताब नहीं लिखते थे, वो जनरली अपने इंस्क्रिप्शन, जैसे मैंने अभी आपको अशोका वाली में भी बताया था, और जो भी अदर वीडियोज है उसमें भी कहीं ना कोई इंस्क्रिप्शन हुआ है, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो कॉपर पिलर हो, चाहे वो कॉपर प्लेट हो। तो इस तरह इंस्क्रिप्शन ये लोग बनाते थे और उसमें अपने राजा या अपने किंगडम से रिलेटेड चीज़ें लिखा करते थे। तो उसी तरह खालिमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है धर्मपाला का, इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि गोपाला इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द पीपल फ्रॉम मत्स्य न्याय फाउंडेड द पाला डायनेस्टी। अब इन्होंने मत्स्य न्याय मतलब एक तरह से एनआरची, जो एनआरची रूल होता है उसको उस समय मत्स्य न्याय कहा गया है। तो इस सब से बचाने के लिए इन्होंने एक नई डायनेस्टी फाउंड की जिसका नाम दिया इन्होंने पाला डायनेस्टी। ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा लिखा है कालिमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में। ही वॉज इलेक्टेड द किंग बाय नोटेबल मैन ऑफ द रियल्म। अब ये कोई ऐसे किंग नहीं थे जो मतलब युद्ध लड़के या किसी पे कब्जा करके बने, ये एक इलेक्टेड किंग थे उस समय के। ही डिस्प्लेस द लेटर गुप्तास ऑफ मगधा एंड खागड़ा डायनेस्टी ऑफ ईस्टर्न बंगाल। अब जब ये रूलर बने तो उस समय कौन सी डायनेस्टियाँ यहाँ पे आ रही थी धीरे धीरे, ये थे गुप्तास ऑफ मगधा और खडगा डायनेस्टी ऑफ ईस्टर्न बंगाल। हालांकि इन्होंने इन दोनों ही डायनेस्टी को खदेड़ दिया था। गोपाला वॉज एन आर्डेंट बुद्धिज्म। अब ये भी बुद्धिज्म थे और काफी कट्टर वाले बुद्धिज्म थे ये। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट स्कॉलर तारनाथ, गोपाला बिल्ड द फेमस मोनेस्ट्री एट ओदनपुरी। अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया आपसे कि ओडनपुरी जो मोनेस्ट्री है उसका संस्थापक किसने किया था। तो उसको किसने बनाया था, उसको बनाया था हमारे गोपाला ने। ठीक, तो आर्डेंट बुद्धिस्ट का मतलब यही है कि बहुत ही कट्टर तरह के और अपने मतलब जो धर्म था उसको फैलाने वाले थे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर, और हम ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे पाला डायनेस्टी के, वो थे हमारे धर्मपाल। ठीक, तो इनके बारे में समझते हैं। Though he initially suffered defeat at the hands of Pratihar and the Rashtrakuta, but later he conquered large parts of northern India and raised the Pala Empire to great height। अब कहने का मतलब ये है कि ये प्रतिहार से भी हारे, राष्ट्रकूटा से भी हारे, मतलब जो मेजर इनके कॉम्पिटिटर थे उन दोनों से ही ये लोग हारे थे। हालांकि कुछ टाइम बाद इन्होंने अपनी पावर को रिकैपिटुलेट किया था, और फिर इन्होंने जो नॉर्दर्न इंडिया है और उसको काफ़ी ज़्यादा उस बड़े पैमाने पे कैप्चर कर लिया था।
और इसी वजह से इन्होंने अपने जो पाला एम्पायर था उसको कई आगे ग्रेट हाइट तक लेके गए भी थे। Believed to have held the Dalbar at Kannauj, which was attended by many vassal chiefs, wherein he showcased his own power by installing his puppet ruler चक्र युद्ध। अब देखिए होता क्या था, पहले के जो रूलर थे ना, वो कहीं ना कोई असेंबली या कोई ना कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन करवाते थे जिससे जो बहुत सारे रूलर हैं उनको उनकी ताकत के बारे में पता चले। जैसे कि जो हर्षवर्धन था, तो उन्होंने एक असेंबली करवाई थी जिसका नाम था कन्नौज असेंबली। इसमें इन्होंने अपनी पावर को शो करने के लिए ये कंडक्ट करवाई थी। दूसरा इन्होंने करवाई थी प्रयागराज असेंबली, जिसको आज हम लोग एक तरह से संगम कहते हैं। ठीक। तो इसमें कई तरह से स्कॉलर्स और किंगडम के जो मतलब बड़े बड़े किंग आते थे, वो लोग इन सब में आते थे। तो उसी तरह धर्मपाला ने क्या किया था, कन्नौज में एक दरबार बनाया था जिसमें कई सारे किंग आए थे। और उसी किंग का मतलब एक तरह से पावर को शो करने के लिए इन्होंने एक पपेट रूलर जिसका नाम था चक्रयुद्ध, इन्होंने उसको कन्नौज की गद्दी पे स्थापित कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि कन्नौज जो है वो इनडायरेक्टली किसके अंडर चला गया था, पालास के अंदर। Thus Kannauj functioned as just dependency and Dhanpala had Bengal and Bihar under his direct रूल। अब फाइनली इस इंसिडेंट के बाद कन्नौज उनके पास आ गया, तो लगभग जो ईस्टर्न यूपी का पार्ट था वो अब पालास के अंडर आ गया। बंगाल और बिहार उनके पास था ही, तो धर्मपाला के पास अब बंगाल बिहार और प्लस कन्नौज भी आ गया था। His sovereignty was also accepted by the ruler of both West and South India, such as those of Punjab, Western Hill State, Rajputana, Malwa and Berar। अब इन 5 राज्यों में भी इनका जो राज है वो मतलब इनकी जो बाउंड्री है राज की, वो इन सब जगहों में भी छूने लगी थी। छूने इसलिए नहीं लगी थी कि इन्होंने कैप्चर किया था, इसलिए कि यहाँ के जो किंग थे वो इनको अपना एक बड़ा किंग मानने लगे थे, और इन्होंने कहा था कि हम एक तरह से आपके फिड्यूटरी की तरह काम करेंगे। धनपाला वॉज अगेन डिफीटेड बाय प्रतिहार किंग नागभट्ट टू नियर मोंगेर। अब फाइनली ये सब जो इतना इन्होंने अपने रूल राज को बढ़ाया था और यहाँ तक जो ये लेके आए थे, हालांकि फिर प्रतिहार किंग जो नागभट्ट टू थे जिनका नाम, उन्होंने फिर इनको हरा दिया था। कहाँ हराया था, मोंग यर में हराया था। फाउंडेड द मिक्र विक्रमशिला मोनेस्ट्री नियर भागलपुर इन बिहार। अब देखिए मैंने पहले आपको यूनिवर्सिटी बताई वो थी ओदनपुरी, और दूसरी जो इनकी यूनिवर्सिटी थी वो थी विक्रमशिला मोनेस्ट्री जो भागलपुर बिहार में थी। वो किसने बनाई थी, वो बनाई थी धर्मपाल ने। मैनी संस्कृत टेक्स्ट वर ट्रांसलेटेड इनटू टिबेटियन लैंग्वेज एट दिस मोनेस्ट्री। अब इस मोनेस्ट्री में क्या हुआ था, काफ़ी सारे जो संस्कृत थे उसको टिबेटियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया था। The most celebrated name associated with the Vikramshila University was that of Buddhist scholar Dipankara। अब देखिए यूनिवर्सिटी बनाई थी तो कई सारे स्कॉलर यहाँ पे आते थे अध्ययन करने के लिए। तो उसी तरह उस यूनिवर्सिटी के जो मतलब जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी धर्मपाला के टाइम पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर का नाम आया था वो थे हमारे दीपांकरा। अब ये दीपांकरा कौन थे, इन्होंने कई सारे मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड नोट्स नोबल ये सब लिखे हुए थे। He also founded the Sompuri monastery near Paharpur, Bihar, and is also credited with the grant of 200 villages to Nalanda University। अब देखिए ये सब चीज़ें यही बताता है कि ये लोग जो मतलब पाला थे वो एक तरह से कहीं ना कहीं कट्टर बुद्धिज्म थे। जैसे कि जो पहली यूनिवर्सिटी थी ओदनपुरी वो बनाई थी गोपाल पाल ने, दूसरी जो यूनिवर्सिटी बनाई वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई धर्मपाल ने, और जो इन्होंने तीसरी यूनिवर्सिटी बनी थी इनके समय में वो थी सोमपुरी मोनेस्ट्री। जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो इनके वो अशोका के समय में थी, लेकिन इस यूनिवर्सिटी पे भी इन्होंने 200 विलेजेस का ग्रांट दिया था ताकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये काफ़ी बड़े पैमाने पे चल सके। द रिनोट 8th सेंचुरी बुद्धिज्म स्कॉलर संतृप्ता बिलोंग टू हिज रीजन। अब एक और बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे उस समय के, उनका नाम था संताक्षिता, जो इस समय के थे। संताक्षिता फाउंडेड द philosophical स्कूल नोन एज योगाचार स्वतंत्रिका एंड मध्यमिका। तो ये एक तरह से मतलब योगाचार फिलोसफिकल स्कूल इन्होंने बनाया था जिसका नाम था ये योगाचार स्वतंत्रिका मध्यमिका। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट और बड़े पैमाने पे था, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता था, ग्रांट देता था, खाना पीना मतलब एक तरह से एक तरह से वो एनजीओ की टाइप उस समय काम किया करता था। ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन द इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म इन तिब्बत। अब ये इन्होंने ही तिब्बत में कहीं ना कहीं बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस किया था, और जिसका यदि आप कभी तिब्बत या उससे रिलेटेड जो भी बुद्धिज्म से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको पालास के समय से लिंक्ड अप मिलेंगी। ठीक, तो ये था पूरा धनपाला के बारे में। कहीं ना कहीं जो मेन पालास रीजन को बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है हमारे धनपाला को।
और जो मेन यूनिवर्सिटी और जो एक तरह से इंटरनेशनल स्प्रेड हुआ था बुद्धिज्म, वो धर्मपाला ने ही किया था। सेकेंड इंपॉर्टेंट रूलर देवपाला, इनके बारे में समझते हैं। देखिए, धर्मपाला और देवपाल ये दो ही मेन रूल थे जिन्होंने पाला को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया था। ठीक। extended the empire to include Pragyotshpur, Kamrupa, Assam, part of Orissa and modern नेपाल। तो देखिए, अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने राज्य को और बाउंड्री बढ़ाई थी। कहाँ तक बढ़ाई थी? प्रग्योतशपुर, कमरूपा, असम प्लस उड़ीसा और प्लस नेपाल के कुछ हिस्सों में ये अपने किंगडम को ले गए थे। He claimed to have extracted tribute from the whole of northern India, from the Himalaya to the Vindhyas and from the eastern to the western ocean। अब इन्होंने क्या किया था, ये ट्रिब्यूट लिया करते थे कहाँ से? पूरे नॉर्दर्न इंडिया से लगभग, और प्लस हिमालय से लेके विंध्या और ईस्टर्न से लेके वेस्टर्न ओशियन तक, मतलब कि एक तरह से मैप पे समझिएगा। ये देखिए, ये है। अब तो खैर पाकिस्तान अलग हो गया, तो इसको थोड़ा और ऐसे कर लीजिए। खैर अब उस समय पूरा था। तो कहने का मतलब ये है कि जब इनका किंगडम उस समय इतनी, मतलब एक तरह से तरक्की कर चुका था कि ट्रिब्यूट लेने लगे थे। कहाँ से लेने गए थे? लगभग पूरे नॉर्थ ऑफ इंडिया से। लगभग पूरे नॉर्थ ऑफ इंडिया से ट्रिब्यूट ले रहे थे। और प्लस जो इनकी साउथ और ईस्ट की वो कहाँ तक था? वो था हमारे विंध्या रीजन तक। ठीक। देखिए, विंध्या रीजन तक लगभग प्रतिहार का था, और उसके बाद से कहाँ चालू हो जाता? उसके बाद से राष्ट्रकूटा का रूल चालू हो जाता था। ठीक। तो लगभग विंध्या रीजन तक ये ट्रिब्यूट लेते थे। अब इनकी साउथ और वेस्ट की ईस्ट, वो वेस्ट और ईस्ट की बाउंड्री क्या थी? वो थी हमारे ओशियन। मतलब कि ये पूरा जो भारत का हिस्सा था, इसकी पूरी ट्रिब्यूटरी किसके पास आती थी? इनके पास। तो कहने का मतलब था कि उस समय एक तरह से नॉर्थ इंडिया पे जो मेन किंगडम थे, वो कौन था? पहला किंगडम हमारा। हिज इंस्क्रिप्शन प्रोक्लेम्ड हिज विक्ट्री ओवर द ह्यूनाज, द लॉर्ड ऑफ गुर्जर, प्रोबेबली मिहिर भोज एंड द द्रविड़। अब जाहिर सी बात है, जब इन्होंने विंध्या के यहाँ तक पूरी अपनी बाउंड्री बना ली, तो यहाँ से ट्रिब्यूट लेते थे, तो ये तभी हो सकता है जब इन्होंने प्रतिहारास को हराया हो। तो प्लस प्रतिहारास को हराने के बारे में इन्होंने और किस किस को हराया था? इन्होंने हराया था ह्यूनास और प्लस द्रविदास। द्रविदास कौन थे? ये विंध्या और सतपुरा के बीच में लगभग इनका किंगडम होता था। द्रविदास को हम लोग साउथ कहते हैं। ठीक। तो इन तीनों को ही इन्होंने अपने समय में हराया था। वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पेट्रोन ऑफ बुद्धिज्म। अब ये भी बुद्धिज्म के काफी बड़े भक्त थे, और इन्होंने भी काफी बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म ट्रेडिशन, द सैलियन डायनेस्टिक किंग बालपुत्र देवा रिक्वेस्टेड हिम टू ग्रांट 5 विलेजेस टू मोनेस्ट्री एट नालंदा। अब नालंदा कौन थे? तो देखिए, जो एक सैलियन डायनेस्टी थी। अब ये सैलियन डायनेस्टी क्या थी? ये जो हमारे इंडोनेशिया को कुछ पार्ट थे, कि इंडोनेशिया बहुत बड़े पैमाने पे था। मतलब अब जो बहुत बड़े पैमाने पे, लेकिन उस समय छोटे छोटे काफ़ी फ्रेगमेंटेड लेवल पे था। तो जो मेन उसके राजा थे, या जो डायनेस्टी थी, वो थी हमारी शैलेंद्र डायनेस्टी। ये यही लगभग इंडोनेशिया पे राज की हैं, और काफ़ी बड़े पैमाने पे जो राज था इंडोनेशिया में, वो इन्हीं का ही था। तो इन उस समय जब सैलियन डायनेस्टी के किंग थे जो बालपुत्र देव, ये रूलर कहाँ के थे? इनका जो एरिया था वो इंडोनेशिया, मतलब इंडोनेशिया का जो आइसलैंड है वो लगभग पूरा, प्लस मालया, जावा और सुमात्रा का जो पूरा किंगडम था, वो इनके अंडर आता था। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जो 5 विलेज हैं नालंदा के आसपास, वो इनको दे दिए जाएं। He granted the request and appointed वीर देव एज हेड ऑफ द नालंदा मोनेस्ट्री। अब इन्होंने क्या किया था, ये प्लस ये जो 5 विलेजेस की मोनेस्ट्री इन्होंने नालंदा के लिए मांगी थी, ये तो उन्होंने दी ही दी। प्लस इन्होंने अपने ही एक बंदा जिसका नाम था वीर देवा, उसको नालंदा मोनेस्ट्री का हेड बना दिया था, कि ताकि उसकी देख रेख प्लस कोई गलत काम ना हो, प्लस किसी तरह नालंदा मोनेस्ट्री जो थी उसकी ग्रोथ बरकरार रहे, और जो पहले एंशियंट टाइम से जो एक चली आ रही थी, वो आगे भी उसी नाम से चलती रहे। His court poet was Buddhist scholar Vajradat, who is the author of the लोक सेवक तक। अब इनका कोर्ट पोएट कौन थे? वो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जिनका नाम था वज्रदत्त। अब इनका नाम स्पेशली मेंशन क्यों है? क्योंकि ये एक बुक के ऑथर थे जिसका नाम था लोके वर्ष का। देखिएगा, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस और एसएससी में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज़ इसको नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस बुक का नाम है लोकेश्वर सतका। ये किसने लिखी? ये वज्रदत्त ने लिखी। ये एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। द पाला एम्पायर वॉज कॉल्ड द रूमी और रूम धर्मा बाय अलम मर्चेंट सुलेमान। अब देखिए, ये जो अरब मर्चेंट थे सुलेमान, ये लगभग तीनों की जो मेन ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के जो मेन 3 रूलर थे, उन तीनों के ही राज में गए थे। वो प्रतिहार के भी, और उन्होंने प्रतिहार के बारे में भी लिखा है। ये यहाँ पाला एम्पायर में भी आए थे, और उन्होंने पाला एम्पायर को जो नाम दिया वो क्या था? रूमी और
रूम धर्मा। He claimed that the Pala Empire was at war with Pratihar Rashtrakuta and had more troops than his adversaries. अब अरब मर्चेंट जो सुलेमान थे उन्होंने ही अपनी नोवेल या जो किताब इन्होंने लिखी उसमें मेंशन किया था कि पाला एम्पायर का युद्ध चलता था प्रतिहार प्लस राष्ट्रकूटा से, और जो इनके ट्रूप थे वो कई ज़्यादा थे इनके कॉम्पिटिटर के मुकाबले। The power of the Palas declined in late 9th century and Pala control of North India was too ephemeral as they struggled with the Gurjar Pratihar and Rashtrakuta for the control of Kannauj and were defeated। अब देखिए ये मैंने आपको वीडियो की शुरुआती में ही बताया था कि जो इनके मेन कॉम्पिटिटर थे वो थे प्रतिहार, राष्ट्रकूटा और यहाँ पे खुद थे। तो लगभग जो इनका युद्ध होता था वो इस पार्ट को लेने के लिए होता था, ठीक? जिसको हम कह सकते हैं ईस्टर्न ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब ईस्टर्न ऑफ उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न ऑफ उड़ीसा का जो रीजन था लगभग इसी के लिए ये युद्ध होता था। पलास कई बार ये युद्ध जीते भी थे लेकिन ऑलमोस्ट मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग युद्ध हारे थे, और इसी युद्ध के हारते चलते 9th सेंचुरी में लगभग जो इनकी पालास की जो पावर थी वो डिक्लाइन होती गई थी। The subordinate ruler of Assam and Orissa assumed independence। अब फाइनली जो किंगडम मतलब इन्होंने कैप्चर किए थे वो अब धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंसी घोषित करने लगे थे। तो जो उस समय के मेन इंपॉर्टेंट किंगडम थे वो थे हमारे असम और उड़ीसा। इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस जो थी वो घोषित कर दी थी, और ये लोग उस समय इतने मजबूत नहीं थे कि इनको कैप्चर कर पाए या इन पे मतलब आक्रमण कर पाए। तो देखिए ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ की पाला की जो पावर थी वो डिक्लाइन होती रही थी। कुछ समय तक छोटे छोटे रूलर आए जो बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड तक रूल किए थे, हालांकि वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। तो थोड़े समय तक ऐसे चलने के बाद जो मेन दो इंपॉर्टेंट रूलर आए थे उनके बारे में समझते हैं। जो पहले रूलर थे हमारे उनका नाम था महीपाल। इन्होंने 977 से लेके 1027 सेंचुरी तक राज किया था। After a short-lived decline, the fortune of Palas were restored under Mahipal। अब देखिए 9th सेंचुरी के बाद जो लगभग डिक्लाइन होता गया था इनका किंगडम, तो महीपाल ने कहीं ना कहीं उसको फिर से वही एक मतलब एक तरह से नया जन्म दिया और फिर ये पावर उसकी राइज की थी इन्होंने। In the late 10th century, he defended Pala bastions in Bengal and Bihar against Chula invasion, but was defeated by Rajendra Chula। अब देखिए पालास पहले तो राष्ट्र के द्वारा प्रतिहार से लड़ते ही थे, इनसे हारने के बाद जब ये किंगडम अपना बढ़ा रहे थे तो इन पे छोला वालों ने आक्रमण कर दिया था। हालांकि इन्होंने कहीं ना कहीं बंगाल और बिहार को बचा लिया था, लेकिन आखिरी में आते आते ये राजेंद्र छोला से ये युद्ध हार गए थे, और फिर कहीं ना कहीं थोड़े टाइम तक जो पाला एम्पायर था वो डिक्लाइन होने लगा था। हालांकि फिर से एक नए रूलर आए जिनका नाम था रामपाला। इन्होंने फिर से राज को थोड़ा बहुत आगे लेके गए थे। द लास्ट स्ट्रॉन्ग पाला रूलर हु गेन कंट्रोल ऑफ कमरूपा एंड कलिंगा। अब देखिए कमरूपा रीजन कौन सा है, कमरूपा रीजन है हमारा असम का। कलिंगा लगभग आता है आपका बिहार में, ठीक? तो जो असम और उड़ीसा ने जो पहले अपनी इंडिपेंडेंसी घोषित की थी तो उसमें से जो असम रीजन था उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया था, और प्लस जो कलिंगा रीजन था बिहार का उस पर भी इन्होंने अपना राज स्थापित कर लिया था। He again revived Pallava fortune in the 11th century। अब देखिए 1027 से बाद से इनकी पावर फिर कम होने लगी थी। फिर 1072 में जब ये आए तो फिर ये पालास की पावर को इन्होंने राइज किया था, और कहीं ना कहीं एक रिवाइव किया था पूरी पालास डायनेस्टी को। He was mentioned in the Sandhyakar Nandi's Ramcharit which describes कैवत्र peasant rebellion। अब इनका जो नाम है वो संध्याकर नदीज एक राम इन्होंने बुक लिखी थी जिनका नाम था राम नंदीज रामचरित। उस बुक में इनका नाम मेंशन, अब इनका नाम मेंशन क्यों है, ड्यू टू द कैवर्त पीजेंट रेबेलियन। अब इस समय के कोई पीजेंट होंगे जिनका नाम था कैवर्त जनजाति, उन्होंने मतलब रेबेल किया था मतलब विद्रोह किया था इनके खिलाफ, तो इस वजह से इनका नाम और किताब में मेंशन है। किस किताब में मेंशन है, रामचरित, जो कि संध्याकर नंदीज ने लिखी थी, ठीक? तो ये था पूरे इंपॉर्टेंट पालास के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट रूलर आए थे। रामपाल के बाद से कहीं ना कहीं ये जो पूरी डायनेस्टी थी एक तरह से धीरे धीरे खत्म होती गई थी, और एक टाइम के बाद इनका नामो निशान पूरी तरह से मिट चुका था, और फिर पूरे तरह से मुगलों ने ही अपना राज आगे तक ये लोग स्थापित करते गए थे। पालास के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको एक बार समझ लेते हैं कि कैसे जो बंगाल है उसको इन्होंने ग्रोथ दिलाई, और जो भी अदर चीज़ें हैं उसको देखते हैं। द पालास वर एस्टेडेड डिप्लोमेट एंड मिलिट्री कॉन्करर्स। अब जाहिर सी बात है जब इन्होंने इतने अच्छे अच्छे युद्ध लड़े, इन्होंने अपने किंगडम को एक तरह से पूरा नॉर्थ कैप्चर किया था, तो कहीं ना कहीं इनकी जो मिलिट्री होगी वो बहुत अच्छी होगी। देयर आर्मी वॉज नोटेड फॉर इट्स वास्ट वार एलिफेंट कैवरली।
अब इनकी जो सेना थी उसको किस लिए जाना जाता था? ड्यू टू द एलिफेंट कैवलरी, मतलब इनके पास इनकी जो सेना होती थी उसमें एलिफेंट जो थे वो काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ करते थे उस समय। देयर नेवी परफॉर्म बोथ मर्केंटाइल एंड डिफेंसिव रोल इन द बे ऑफ बंगाल। अब देखिए जो बे, लगभग इनके पास जो है वो ओशियनिक रीजन था, तो ओशियन रीजन में जो इनकी नेवी थी उस समय वो मर्केंटाइल मतलब कि जो ट्रेड और प्लस कोई मतलब जैसे छोला हो गया, तो उस समय छोलाज वालों ने भी अपनी जो एक नेवी मेंटेन की थी। तो ये लोग कहीं नेवी से इन पे हमला ना कर दे, तो इन्होंने अपनी नेवी को एक तरह से डिफेंसिव और प्लस मर्केंटाइल दोनों ही तरह से तैयार कर रखा था, और ये दोनों ही चीजें इनकी नेवी हैंडल किया करती थी समुद्र में। The empire enjoyed relation with the Sri Vijaya Empire, the Tibetan Empire and the Arab Abbasid Caliphate। अब जो इनका एम्पायर था उसके रिलेशन फॉरेन रीजन से काफ़ी अच्छे थे। कौन कौन से फॉरेन रीजन? वो थे हमारे श्री विजय एम्पायर, टिबेटियन एम्पायर और प्लस अरब एबेसिड कैलिफेट। इंडोनेशियन एम्पायर में भी इनका जिक्र हुआ है, हालांकि वो रिलेशन से मैटर नहीं था, वो एक तरह से रिलीजन मैटर था। ठीक, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडोनेशियन किंगडम में इनकी जान पहचान थी, लेकिन कोई बहुत अच्छा रिलेशन ऐसा नहीं था। इस्लाम फर्स्ट appeared in Bengal during Pala rule as a result of increased trade between Bengal and the Middle East। अब देखिए पालाज ने ही बंगाल को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया था, तो जाहिर सी बात है जब इनको ओशियन मिला तो बंगाल से लोगों ने ट्रेड भी चालू किया। अब ट्रेड चालू किससे किया? ये ट्रेड इन्होंने चालू किया मिडिल ईस्ट, तो अब मिडिल ईस्ट वाले भी यहाँ ट्रेड करने आने लगे। उस समय मिडिल ईस्ट कौन थे? वो थे हमारे मुस्लिम। तो कहीं ना कहीं जो इस्लाम था वो सबसे पहले जो उभर के आया था वो आया था हमारे बंगाल में। The Pala period is considered one of the golden eras in the history of Bengal. The Palas brought stability and prosperity to Bengal after centuries of civil war between warring division। अब देखिए मैंने आपको वीडियो की जब शुरुआत हुई थी उसमें बताया था कि बंगाल कहीं ना कहीं बहुत अच्छा राज नहीं था, जो कि आगे चल के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट राज बन गया था। तो उस राज को एक नया जन्म देने वाले थे पाला। इनको इसीलिए कहा गया कि जो इनका टाइम पीरियड था वो पूरी बंगाल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गोल्डन एरा रहा है। They advanced the achievement of previous Bengali civilization and created outstanding work of art and architecture. They built grand temple and monastery including the Sompura and Mahavira। तो देखिए कहीं ना कहीं जो बंगाल सिविलाइजेशन था उसको इन्होंने बचाया और कहीं ना कहीं बढ़ाया भी था। इन्होंने बंगाल में काफ़ी बहुत बड़े बड़े मंदिर भी बनवाए थे, प्लस जो इनका मेन काम था वो था मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री किससे रिलेटेड थी हमारी? वो थी बुद्धिज्म से रिलेटेड। जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में 3 यूनिवर्सिटी के नाम बताए थे, तो जैसे उदनपुरी हो गया हमारा, विक्रमशिला हो गया, ठीक? तो ये जो यूनिवर्सिटी थी ये उस समय की बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हुआ करती थी, और ये यहाँ पे काफ़ी बहुत दूर-दूर से स्कॉलर्स आते थे। ये बेसिकली थी किसकी? वो ये थी एक तरह से बुद्धिज्म से रिलेटेड। पैट्रोनाइज द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला। अब इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी कहीं न कहीं पैसे से या कहीं न कहीं एक पावर दी थी कि आप अपना जो ये काम कर रहे हो उसको बढ़ाएँ। The Proto-Bengali language developed under Pala rule as they laid the basis for the Bengali language, including its first literary work, the Charpada, which is collection of mystic Buddhist poem from the Tantric tradition। अब एक तरह देखिए ये एक तरह से पूरा ये था कि बंगाल की कोई ना कहीं एक तरह से रिलीजन, जो बंगाल की कम्युनिटी की बुक थी उसको कहीं ना कहीं जो एक कम्युनिटी कल्चर था बंगाल को उसको उन्होंने उभारा था। तो उसी तरह जो प्रोटो बंगाली लैंग्वेज थी उसका एक लिटरेरी वर्क था जिसका नाम था चारपदा, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिस्टिक बुद्धिज्म पोयम फॉर टैंट्रिक ट्रेडिशन। तो इसमें कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से रिलेटेड जो पोयम थी वो सब रही मेंशन थी। तो इसी को पाला लैंग मतलब पाला रूलर ने बंगाली लैंग्वेज में बढ़ाया था। The writer of Charpada are called Mahasiddha and they were from बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड असम। तो अब चारपदा लिखा किसने था? ये लिखा था हमारे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम ने। ठीक, तो ये था पूरा पाला से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अब जो भी पॉइंट है वो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी बता देंगे। और आपको अब इससे बात कहीं से भी बुक या किसी भी अलग कोचिंग के नोट से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।